हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्र उदय क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जो सीटेट के जितने भी शिफ्ट में होने वाली परीक्षा में लगभग यहां से क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग बीएड या बीटीसी कर चुके हैं या सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को हमारी क्लास मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? तो फ्रेंड्स, हमारा पहला ऑप्शन है विकास एक आयामी होता है, दूसरा विकास एक दिशीय होता है, तीसरा विकास एक असतत प्रक्रिया है, चौथा विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी। तो फ्रेंड, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है? तो फ्रेंड, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है अनुकूलन, दूसरा है अधिगम, तीसरा है सामाजिकरण, चौथा है परिपक्वता। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता, चौथा ऑप्शन। डैश सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश सामाजिकरण का द्वितीय कारक है? पहला है परिवार और विद्यालय, दूसरा है मीडिया और परिवार, तीसरा है विद्यालय और मीडिया, चौथा है मीडिया और पास पड़ोस। तो फ्रेंड, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, परिवार और विद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? तो फ्रेंड्स, हमारा पहला ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, तीसरा दंड और आज्ञा पालन, चौथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा दंड और आज्ञा पालन, राइट आंसर थर्ड। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स, हमारा पहला ऑप्शन है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरा ऑप्शन है दूसरों का परिपेश लेने की क्षमता, तीसरा है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, चौथा स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण करने की क्षमता। तो फ्रेंड, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? तो फ्रेंड्स, हमारा पहला ऑप्शन है जीववाद, दूसरा है केंद्रिता, तीसरा है परिकल्पित निगमनात्मक, चौथा है संक्रामक परिणाम निकलना। तो फ्रेंड, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, केंद्रिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है सामाजिक संरचना, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है मनोविश्लेषण, चौथा है सार्वभौमिकता। तो फ्रेंड, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है निजी संवाद, दूसरा है उच्च स्वर में वार्ता, तीसरा है स्व केंद्रीयवाद, चौथा है पाड़। तो फ्रेंड, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा निजी संवाद, फर्स्ट ऑप्शन। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन पर ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, दूसरा है योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, तीसरा है सहयोगिता पूर्ण अधिगम, चौथा है पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा इसका सहयोगिता पूर्ण अधिगम, तीसरा ऑप्शन। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्थानिकीय संबंध बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, तीसरा है अंतःव्यक्तिक बुद्धि, चौथा है प्राकृतिक बुद्धि। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतराव्यक्तिक बुद्धि, सेकंड ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। सेकंड ऑप्शन है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो फ्रेंड, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जेंडर भूमिकाएं हैं। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन अधिग्रहित व्यवहार, दूसरा जन्मजात व्यवहार, तीसरा जैविक संरचनाएं, चौथा आनुवंशिक निर्धारित। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा फर्स्ट, अधिग्रहित व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है छात्रों के प्रदर्शन की ओर एक दूसरे से तुलना करना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, चौथा है छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। सेकंड ऑप्शन दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। थर्ड ऑप्शन है सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। चौथा ऑप्शन है योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण आर, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। सेकंड ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। थर्ड ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है एक ही। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने में और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। इशारा करते हैं, यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, आलेख वैकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्मरण पर बल देना। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। तो फ्रेंड ऑप्शन को पढ़ते हैं, पहला है अपसारी चिंतन, दूसरा है आवेगशीलता, तीसरा है सोच में केंद्रीकरण, चौथा अभिसारी चिंतन। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अभिसारी चिंतन। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। फर्स्ट है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, दूसरा है खेल द्वारा, तीसरा है पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, चौथा है सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे राइट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 या 4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति डैश कहलाती है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है खंडीकरण, दूसरा है कूट लेखन, तीसरा है स्वांगीकरण, चौथा है अनुकूलन। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, खंडीकरण। खंडों में मोबाइल नंबर सिखाती है। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। तो फ्रेंड हमारा पहला ऑप्शन है परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, दूसरा विषय वस्तु को रटना, तीसरा दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, चौथा उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कार करती है।
सेकंड ऑप्शन है परमति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशेष पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। थर्ड है अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। चौथा है रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट और चौथा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। दूसरा है समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तीसरा है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। चौथा है निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। दूसरा है एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है रट्टा मारकर सिखाने को प्रोत्साहित करना। चौथा है शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन पर शर्म, दूसरा गुस्सा, तीसरा गर्व, चौथा उत्कंठा। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गर्व, तीसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। तीसरा यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। चौथा यह बच्चों में आज्ञा परायणता पैदा करता है। तो फ्रेंड्स का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे अक्सर विभिन्न विकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर देते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड इसका हमारा निगेटिव ऑप्शन हेरना है। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन देखते हैं बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। तीसरा है एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। चौथा वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों सदैव निराधार नहीं होती बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है मानवतावादी, दूसरा व्यवहारात्मक, तीसरा संज्ञानात्मक, चौथा सामाजिक सांस्कृतिक। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन व्यवहारात्मक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। दूसरा बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तीसरा बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। चौथा बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। नेक्स्ट देखते हैं ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। दूसरा है विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। थर्ड है कौन सा तरीका अध्यापक अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। चौथा है कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी।
तो फ्रेंड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दूसरा और तीसरा। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने CDP के 30 क्वेश्चन आंसरों के बारे में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाने से पहले इसको 4 या 5 बार ज़रूर से ज़रूर देखें, जिससे आपको पेपर देने में आसानी हो, आपका पेपर आसानी से पास हो जाए। जय हिंद, जय भारत।